सो यहाँ पे हम बात करने वाला है यूनिट नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये कंप्लीट इसका वन शॉट होने वाला है, बट इससे पहले अगर आपने यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के PYQs के कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं परचेस किया है तो आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेस कर सकते हो। उसमें ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं और जो आए हुए हैं, राइट। तो जो क्वेश्चन वन शॉट में कवर नहीं हो पाए, जो PYQs है वो आपको वहां मिल जाएंगे, आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, है ना। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे इनपुट आउटपुट प्रिंसिपल एंड इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग के बारे में, राइट। सो ये क्या होते हैं ये सिंपल समझते हैं। अब जनरली आपको पता है इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है ना, बट एक डेफिनेशन के तौर पे हम देख लेते हैं, है ना, कि किस तरीके से अपन को यहाँ पे लिखना है, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो इनपुट आउटपुट के बारे में देखते हैं। सो इनपुट आउटपुट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस, राइट। तो जितनी भी यहाँ पे एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं और जो कंप्यूटर है उसके बीच में जितनी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफ़र होती हैं वो क्या अपना डेटा है ना। और उसी को अपन यहाँ पे सिंपल से बोलते हैं इनपुट आउटपुट ट्रांसफरिंग, राइट। सो यहाँ पे देखो द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन CPU, मेमोरी एंड डिवाइसेस, राइट। तो सिंपल सा ये सारे काम कौन देखता है, ये देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। अपन यहाँ पे इनपुट की बात करें और आउटपुट की बात करें। इनपुट क्या होता है, इनपुट का मतलब ये होता है इनपुट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम एन एक्सटर्नल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर, राइट। तो एक्सटर्नल डिवाइस है मतलब जो बाहर की डिवाइस है, उससे अपन यहाँ पे डेटा कंप्यूटर में भेजते हैं, तो वो क्या है यहाँ पे इनपुट के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल अपना कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। आउटपुट क्या है अपना यहाँ पे, आउटपुट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग प्रोसेस डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर टू एन एक्सटर्नल डिवाइसेस। मतलब अब इसका उल्टा, अपन कंप्यूटर से एक्सटर्नल डिवाइसेस में डेटा भेज रहे हैं। कौन सा डेटा, जिसमें प्रोसेसिंग हो चुकी है ना। सो जैसे फॉर एग्जांपल अपना हो जाएगा आउटपुट के लिए मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारे क्या है यहाँ पे आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। अब इसके अलावा यहाँ पे अपन बात करें कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो सिंपल से समझो इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस यूज टू रीड डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सेंड डेटा टू देम, राइट। तो सिंपल सी बात है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से जो भी यहाँ पे डेटा रीड करना है, जो इंस्ट्रक्शन आ रही है, वही क्या कहलाती है इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये देखो इसका ये डायग्राम है, इस तरीके से आप बना सकते हो। बीच में अपना क्या है भाई ब्रेन, क्या है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर CPU, फिर यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस है, देन यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस है। सो ये रहा अपना यहाँ पे सिंपल सा प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे देखो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, राइट। देन यहाँ पे मॉनिटर है, अपना प्रिंटर है, स्पीकर है। तो ये सारे अपने हो जाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं इनपुट आउटपुट प्रॉब्लम्स के बारे में। सो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स होती है ना। तो सिंपल सा समझो, यहाँ पे देखो इनपुट आउटपुट प्रॉब्लम्स ऑकर व्हेन द CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वर्क्स एट डिफरेंट स्पीड। अगर ये अलग अलग स्पीड के साथ काम कर रहा है, जैसे मान लो अब आपको नॉर्मली पता है CPU की तुलना में यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम होती है ना। सो यहाँ पे CPU की स्पीड बहुत हाई होती है, उसकी स्पीड कम होती है, तो ये एक यहाँ पे कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है ना। सो देखो व्हेन मल्टीपल डिवाइस नीड टू कम्युनिकेट विथ द सिस्टम एट द सेम टाइम। जब यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस सिस्टम के साथ एक समय में काम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तब वहाँ पे इशू आ जाता है ना। कुछ यहाँ पे ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे पहले यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस है। जब यहाँ पे CPU और यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उनकी स्पीड में चेंज होता है, CPU फास्ट होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस स्लो होते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे अपना डिवाइस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस रिक्वायर डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है ना भाई, सबका अलग अलग तरीका होता है। सिंपल सी ये बात है, तो वो यहाँ पे एक तरीके से क्या होती है प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब अगर मान लो सारी चीज़ें सेम सेम होती तो कितना ईजी रहता है हैंडल करना। अब मान लो कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस अलग तरीके से काम करता है, कोई अलग तरीके से, तो इसलिए दिक्कत आती है। देन उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र। अब डेटा यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस में ट्रांसफ़र करना है तो उसमें प्रॉब्लम आती है ना। डेटा मस्ट बी ट्रांसफर्ड
यहाँ पे करेक्टली बिटवीन द CPU मेमोरी एंड डिवाइसेस, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की बात करें। अब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो देखो ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं डिवाइसेस के बीच में, तो क्या होता है एक साथ अगर किसी की ने रिक्वेस्ट कर ली CPU से, तो बहुत सारी प्रोसेस आ गई, है ना, या फिर यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है एक साथ कनेक्ट हो गए सारे के साथ। अब क्या उसमें भी दिक्कत आ सकती है, सब यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, राइट, वो चीज़ है। देन उसके बाद यहाँ पे एरर हैंडलिंग। अब एरर हैंडलिंग सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट डिटेक्ट एंड हैंडल इनपुट आउटपुट एरर्स। बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है भाई डिवाइसेस में, हो सकता है मेरे साथ ही बहुत बार हो जाता है। मैं यहाँ पे माइक कनेक्ट कर लेता हूँ, पता चला वीडियो पूरा बन गया, आवाज़ कुछ नहीं आई। अब क्या ऑप्शन है मेरे पास, कुछ नहीं है, वीडियो हटाओ फिर से बनाओ। कई बार ऐसा हो जाता है, और ख़ासकर ये कब होता है, जब टाइम नहीं होता, है ना, जब यहाँ पे कल ही एग्ज़ाम है और आज ऐसा हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो कि जो CPU होता है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना, स्पीड का गैप आ जाता है जब यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। सो ये हाई स्पीड और यहाँ पे ये लो स्पीड, तब यहाँ पे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो जाती है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में। अब ये असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है, देखो जनरली क्या होता है, सिंपल सा एग्जांपल समझो। जैसे CPU है, ठीक है, अब इसने काम दिया किसी को, प्रिंटर को इसने क्या बोला यहाँ पे कि आपको कोई सी पेज यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है। अब ये प्रिंटर तो आपको पता है भाई स्लो काम करता है एज़ कम्पेयर टू CPU, है ना। CPU तो कितना सेकंडों में कितने टास्क कंप्लीट कर सकता है, बट इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा धीरे धीरे करके निकलेगा पेज, है ना। तो फिर क्या होता है, ये जो CPU है अगर इसने इसको काम दिया तो ये फिर आइडियली बैठता, मतलब इसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो देखता रहे कि भाई ये कब काम कंप्लीट करेगा। ये क्या करेगा, दूसरे काम में लग जाएगा, ठीक है। सिंपल से ये मतलब इसने काम सौंपा और निकल गया, दूसरे काम में लग गया। यही कहलाता है यहाँ पे असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट इज अ मेथड इन विच द CPU डज नॉट हैव टू वेट फॉर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टू कंप्लीट, राइट। तो ये कंप्लीट होने का वेट करता ही नहीं है ना। आफ्टर स्टार्टिंग एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जैसे स्टार्ट हो जाता है ये ऑपरेशन, सो द CPU कैन कंटिन्यू एग्जीक्यूशन अदर टास्क while the input output device works in the background। सो यहाँ पे साथ में क्या होता है, ये बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं और ये निकल जाता है दूसरा काम करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से नॉर्मली वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है यहाँ पे ऑपरेशन, फिर क्या होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस परफॉर्म करने लगते हैं ऑपरेशन को, और जो CPU है वो अदर काम में लग जाता है। फिर क्या होता है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं अगर वो उनका ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो CPU को बता देते, एक सिग्नल भेज देते हैं। ये सिंपल सी यहाँ पे प्रोसेस होती है। इसके एडवांटेज देखो यहाँ पे। सो एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पे है कि CPU टाइम इज़ यूज्ड एफिशिएंटली, राइट। CPU अपना टाइम बहुत ही आराम से एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकता है। एक बार दे दिया उसने काम, उसके बाद अपना काम करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड है CPU डज नॉट रिमेन्स आइडियल वाइल वेटिंग फॉर सो स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, राइट। मतलब यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो बहुत स्लो होते हैं ना, तो ये जनरली उनका वेट नहीं करता कि कब ये काम कंप्लीट करेंगे। ये तो मतलब ऑपरेशन सौंपा और बस निकल जाता है, ठीक है। ये चीज़ होती है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस एक ही बार में हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है दूसरे काम में भी लग रहा है ना। तो इस तरीके से ये होता है असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये देखो इस तरीके से आप बना सकते हो। CPU है, उसने कोई से यहाँ पे काम दिया इनपुट आउटपुट डिवाइस को, फिर वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा और CPU अपना चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो स्पीड गैप इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये क्या होता है, अभी अपन ने देखा सिंपल सा क्या होता है, जो अपना CPU है और इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस है इन दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत डिफरेंस होता है। ये फास्ट होता है ना, जनरली अपना CPU क्या होता है, फास्ट होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, स्लो होता है। तो अब क्या होता है, देखो CPU ने क्या किया, एक काम इनपुट आउटपुट डिवाइस को दे दिया। अब क्या होगा, वो अपना काम कर रहा है ना, CPU इतने में दूसरा काम कर रहा है। अब उसने क्या किया, मतलब एक टाइम तो ऐसा आएगा ना भाई, CPU इसके पास आएगा इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास और थोड़ा वेट करेगा कि यार भाई जल्दी तो कर दे मेरा काम, यार क्या कर रहा है, मैंने 2-4 काम निपटा दिए तो अभी तक नहीं कर पा रहा ये काम, ऐसे बोलेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है। स्पीड गैप की वजह से क्या होता है, CPU को यहाँ पे फालतू में वेट करना पड़ता है ना, वेट करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होने लगती है।
ये चीज़ राइट। उसके अलावा यहाँ पे ये एफिशिएंट इनपुट आउटपुट टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस वेटिंग टाइम, राइट। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे स्पीड गैप होता है ना। अब देखो नॉर्मली इस तरीके से ये डायग्राम यहाँ पे बना सकते हो। स्पीड गैप में ये सीपीयू बना देना, सीपीयू को तो सिंपल से बना देना, बीच में लिख देना सीपीयू, और यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, राइट। यहाँ पे फास्ट होता है, ये स्लो होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना फॉर्मेट कन्वर्जन इन इनपुट आउटपुट। फॉर्मेट कन्वर्जन का मतलब ये होता है, देखो अलग अलग डिवाइसेस है, अपना कंप्यूटर है, सीपीयू है, सब अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पे काम करते हैं, है ना। सिंपल सी बात ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्जन ही क्या कहलाता है, फॉर्मेट कन्वर्जन। जैसे फॉर एग्जांपल अपना कीबोर्ड है, उसने टाइप किया टिक टिक टिक, कैरेक्टर टाइप किए, है ना। कंप्यूटर जो है वो टिक 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 समझता नहीं है, वो क्या समझता है यहाँ पे 0 1, बस 2 नंबर आते हैं इसको, 0 और 1, बस इतना पड़ा है, बस 0 1, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे टिक टिक को कन्वर्ट कर देगा किस में, बाइनरी में। अब यहाँ पे फिर बाद में क्या होगा, कंप्यूटर को प्रिंट करना है वो जो तुमने लिखा था, है ना। मान लो तुम एक मेल लिख रहे हो, तो तुमने जब मेल टाइप किया तो तुमने टाइप तो कीबोर्ड से किया, कंप्यूटर ने उसको, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी समझता है। अब उसको प्रिंट करवाना है कंप्यूटर को, तो क्या हुआ, कंप्यूटर ने बाइनरी को यहाँ पे फिर बाद में किस में दी थी है, प्रिंटर में, डिजिटल फॉर्मेट में। तो ये कन्वर्जन होता है इस तरीके से, इसी को बोलते हैं फॉर्मेट कन्वर्जन इन इनपुट आउटपुट, है ना। ये देखो इस तरीके से, ये अपना कीबोर्ड है, इसमें कैरेक्टर टाइप होते हैं नॉर्मली, फिर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ये 0 1 में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसके बाद प्रिंटर के लिए अपन को डिजिटल यहाँ पे चाहिए होता है इनपुट, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें रहती है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले इनपुट आउटपुट इंटरफेस के बारे में। इसका मतलब ये होता है, देखो जनरली जो अपना सीपीयू होता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उसके बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन लिंक बना के रखना, है ना। कम्युनिकेशन लिंक क्यों बनाना है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, जो सीपीयू है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनके बीच में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है ना। तो इसी के लिए हम यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट इंटरफेस है उसको प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, राइट। तो उसका मतलब यही है कि सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन लिंक बन रहा है। अब यहाँ पे कुछ इसके देखो मेन फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र, मतलब अब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है दोनों के बीच में, है ना, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। उसके अलावा यहाँ पे कंट्रोल, अब यहाँ पे देखो कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो ऑपरेशंस को कंट्रोल करना। देन उसके बाद यहाँ पे स्टेटस इन्फॉर्मेशन, भाई सीपीयू को ये पता होना चाहिए ना कि जो यहाँ पे डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, वो रेडी है या फिर नहीं, बिजी है या फिर नहीं, या फिर कोई दिक्कत तो नहीं, उस एरर्स तो नहीं आ रहा उसमें, ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे डाटा बफरिंग, अब इसमें क्या होता है, जनरली जब भी यहाँ पे कोई सा भी ट्रांसफ़र होता है डेटा, तो पहले वो यहाँ पे डाटा बफर के अंदर स्टोर होता है, किसके अंदर, यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होता है, मतलब है ना, चेकिंग होती है, फिर वो आगे ट्रांसफ़र होता है, क्लियर है। इस तरीके से अपना इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है। ये कुछ यहाँ पे देखो मैन इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सॉरी कंपोनेंट्स होते हैं, नॉट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैन यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है डेटा रजिस्टर, दूसरा है स्टेटस रजिस्टर, तीसरा है कंट्रोल रजिस्टर, है ना। अब जो डेटा रजिस्टर होता है वो जनरली क्या करता है, डेटा को यहाँ पे होल्ड करता है। फिर यहाँ पे स्टेटस रजिस्टर क्या करता है, जनरली ये स्टेटस को यहाँ पे बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पे जो डिवाइसेस है वो क्या कर रहा है ना, रेडी है या फिर नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे शो करता है। उसके बाद यहाँ पे जो कंट्रोल रजिस्टर है वो क्या करता है, यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे किसी भी कमांड को स्टोर करता है ना, कंट्रोल करता है सारी इन्फॉर्मेशन को। इस तरीके से अपने यहाँ पे रहता है, ठीक है। अब ये देखो आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो, इनपुट आउटपुट इंटरफेस इस तरीके से, बीच में क्या अपना सीपीयू है, यहाँ पे देखो इनपुट आउटपुट इंटरफेस है बीच में, फिर अपना यहाँ पे सीपीयू है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइसेस है। इस तरीके से बना सकते हो। ये आप ये 3 बना देना, यहाँ पे 4। सबसे पहले यहाँ पे डेटा रजिस्टर, फिर स्टेटस रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर, और यहाँ पे डेटा बफर, ठीक है। यहाँ पे देखो डेटा, कंट्रोल, स्टेटस, तीनों चीज़ें लिंक है इसके साथ, क्लियर है। अब देखो यहाँ अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट के बारे में। अब ये क्या होता है, इसमें जनरली क्या होता है, ये एक मेथड है जिसमें यहाँ पे सीपीयू डायरेक्टली क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को। जैसे मान लो सीपीयू ने यहाँ पे क्या किया, कोई सी, जैसे वर्किंग समझ लो तो समझ जाओगे। जैसे क्या हुआ, देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे सीपीयू है, उसने क्या किया, कमांड भेजी किसको, इनपुट आउटपुट को, मान लो प्रिंटर को भेजी, ठीक है, प्रिंटर को। अब उसको चेक करना है यहाँ पे
कि उसको जनरली क्या करना है, कोई सी चीज़ प्रिंट करवाना है तो पहले उसने क्या किया, कमांड भेजी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, चेक करेगा यहाँ पे जो अपना प्रिंटर है वो डिवाइस है उसका स्टेटस चेक करेगा। स्टेटस मतलब यहाँ पे उसने कोई स्टेटस व्हाट्सएप पे नहीं लगाया है ना, वो चेक नहीं करता। जनरली स्टेटस का मतलब है भाई ये बिजी तो नहीं है ना, या फिर ये मतलब यहाँ पे वेटिंग में तो नहीं है ना, या फिर वेटिंग में तो नहीं है, या फिर कोई एरर तो नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें देखता है। जनरली तो बिजी देखता है या फिर नहीं है, तो वो देखेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर वो बिजी हुआ तो वो क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेगा, मतलब बिजी हुआ तो वेट करेगा। जैसे ही डिवाइस रेडी हो जाएगा, ये जैसे प्रिंटर रेडी होगा कि भाई ठीक है अब मैं फ्री हो गया, अब मैं कर सकता हूँ, वैसे ही सीपीयू फेंक देगा इंस्ट्रक्शन, ले अब इसको भी कर, फ्री मत बैठ, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें होती हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, है ना। ये देखो जनरली यहाँ पे क्या होता है, अब देखो सीपीयू को वेट करना पड़ता है ना, अगर कोई भी डिवाइस अपना बिजी है तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जनरली फालतू में इसका टाइम वेस्ट होगा सीपीयू का, ठीक है। इस तरीके से होता है। आप ये एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो। ये अपना सीपीयू, जनरली 3 प्रोसेस यहाँ पे होती है, एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, देन चेक्स डिवाइस स्टेटस, स्टेटस चेक करता है, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र डेटा, इतनी चीज़ें वो यहाँ पे करता है, ठीक है। ये बीच में आप इस तरीके से ये 5 प्रोसेस बना सकते हो, है ना। ये प्रोग्राम की प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ पे कमांड भेजता है, फिर स्टेटस देखता है, फिर उसके बाद अगर स्टेटस बिजी हुआ तो फिर वेट करेगा, और यहाँ पे फिर क्या करेगा, अगर जैसे रेडी हो गया तो डेटा ट्रांसफ़र कर देगा। ये अपने यहाँ पे डिवाइसेस होते हैं, प्रिंटर, कीबोर्ड, है ना, ये डेस्क, राइट। तो इस तरीके से हो जाता है। अब देखो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट के बारे में, राइट। अब ये इंटरप्ट ड्राइवन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो एक इस तरीके से समझो, ये इंटरप्ट सिग्नल होता है ना। इंटरप्ट सिग्नल है, जैसे मैंने बोला कि ये अपना क्या, कौन है, ये अपना सीपीयू है, ये अपना सीपीयू है, ये अपना प्रिंटर है, ठीक है। अब क्या हुआ, सीपीयू ने यहाँ पे प्रिंटर को कोई सा काम दिया, क्या किया, कोई सा भी काम दिया। अब ये जो प्रिंटर है ये काम करेगा, तो अब सीपीयू यहाँ पे बिजी तो रहेगा नहीं, मतलब यहाँ पे फालतू बैठेगा तो नहीं, मतलब ऐसा तो है नहीं भाई वो यहाँ पे बैठ के ये काम करता रहेगा, देखता रहेगा कि हाँ भाई तू कर रहा है, हाँ हाँ एक लाइन प्रिंट हो गई, हाँ 2 हो गई, हाँ 3 हो गई, इतना फालतू टाइम तो नहीं है ना सीपीयू के पास। तो ये क्या करता है जनरली, ये अपने दूसरे काम करने लगता है ना। ये यहाँ तक तो अपन ने ऊपर भी देखा था। अब क्या होता है देखो, दूसरे जब काम करने लगा, अब जो प्रिंटर है, जैसे मान लो उसने ये पूरा पेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया, है ना, ये पूरा पेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया, राइट। ये सपोज यहाँ पे रिज्यूम है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, रिज्यूम है, ये प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब क्या हुआ, जैसे ही प्रिंट होगा, ये जो अपना प्रिंटर ये एक सिग्नल भेजेगा सीपीयू को, जिसको बोलते हैं अपन यहाँ पे क्या, जिसको बोलते हैं इंटरप्ट सिग्नल, है ना, इंटरप्ट सिग्नल। तो अब उस सिग्नल से सीपीयू को पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, सीपीयू जो प्रिंटर है वो फ्री हो गया है, उसने काम कर दिया है। तो यही यहाँ पे होता है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, ठीक है। सो इस तरीके से वर्किंग होती है। सबसे पहले सीपीयू ने कुछ यहाँ पे काम दिया, है ना, स्टार्ट किया ऑपरेशन, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये अपना काम करने लगता है दूसरा। फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो डिवाइस क्या करता है कि इंटरप्ट सिग्नल सेंड कर देता है। फिर यहाँ पे सीपीयू क्या करता है, हैंडल कर लेता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें रहती हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो ये इसका एडवांटेज होता है। एडवांटेज क्या होता है भाई, जो अपना सीपीयू है उसको यहाँ पे फालतू बैठना नहीं पड़ता, अपने पैरेलली और भी काम हो जाते हैं और टास्क परफॉर्म हो जाते हैं ना। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे चल रहता है, और यहाँ पे कंटिन्यूस उसको जो स्टेटस है वो चेक नहीं करना पड़ता कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, बिजी है नहीं है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप ये डायग्राम बना सकते हो इस तरीके से। ये अपना यहाँ पे सीपीयू है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये अपनी यहाँ पे वर्किंग होती है, जैसे मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप, है ना, उस तरीके से यहाँ पे चीज़ें रहती है, राइट। तो ये सिंपल सा क्लियर होगा। अब इसके बाद देखो अपन देखने वाले कॉन्करेंट इनपुट आउटपुट, है ना। अब ये कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जनरली ये होता है कि ये क्या है, एक मेथड है जहाँ पे क्या होता है, जितने बहुत सारे अपने डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस यहाँ पे इंक्लूड करना है सीपीयू को भी, तो क्या होता है ये सारे अपना अपना काम करते हैं, मतलब एक ही टाइम पे, मतलब सेम टाइम, है ना। सेम टाइम में यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल वर्क्स होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे, मल्टीपल वर्क्स होते हैं, है ना। ये सिंपल से यहाँ पे काम है, और कोई किसी को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो अपना सीपीयू है वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है डेटा को, कहाँ से, डिस्क के अंदर से। तो उसी टाइम पे क्या होगा, जो अपना यहाँ पे प्रिंटर है ना,
जो प्रिंटर है वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है कोई सा डॉक्यूमेंट। सपोज उसी टाइम पे जो कीबोर्ड है वो क्या कर रहा है, टिक 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 कर रहा है, टाइपिंग हो रही है ना। इस तरीके से अपना सिंपल से यहाँ पे रहता है, राइट। ये इसके एडवांटेज देख सकते हो आप। सबसे पहला एडवांटेज है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। देन उसके बाद यहाँ पे है कि रिड्यूस अननेसेसरी वेटिंग टाइम, किसी को फालतू कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना अपना यहाँ पे काम होता रहता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे इम्प्रूव ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस, तो ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ती है। डायग्राम आप ये बना सकते हो इस तरीके से, जैसे सीपीयू है, ठीक है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है। अब यहाँ पे ये सीपीयू क्या कर रहा है, देखो रीड कर रहा है यहाँ पे डेटा डिस्क के अंदर से, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे टाइपिंग हो रही है, ठीक है। इस तरीके से रहता है। अब देखो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे कॉन्करेंट प्रोसेसेस के बारे में, राइट। अब ये कॉन्करेंट प्रोसेस क्या होती हैं, इसका मतलब ये होता है, देखो एक ही समय में, एक ही टाइम पीरियड में बहुत सारी जो प्रोसेस होती है ना वो यहाँ पे चलती रहती हैं, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये होता है। अब जनरली इनको मैनेज कौन करता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, क्योंकि आप सब्जेक्ट ही ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, है ना, इसलिए मैनेज नहीं करता। बट समझ के चलो, एक लॉजिक समझो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, ये टॉपिक क्यों दिया है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मैन है, सिंपल सी बात ये, ठीक है। सो ये चीज़ होती है ना। और अब इसके अपन टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो जो यहाँ पे कॉन्करेंसी होती है, जनरली इसके यहाँ पे दो टाइप होते हैं, एक होता है रियल कॉन्करेंसी, दूसरा होता है वर्चुअल कॉन्करेंसी। रियल कॉन्करेंसी में क्या होता है, एक से ज़्यादा यहाँ पे सीपीयू होते हैं, मान लो यहाँ पे 2 और 2 से मतलब ज़्यादा, है ना, तो 2 से ज़्यादा सीपीयू है। और फिर क्या होता है, जैसे मान लो प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, अब ये सीपीयू 1 है अपना, है ना, ये इसका काम कर रहा है, यहाँ पे सीपीयू 2 है, राइट, तो ये इसका काम कर रहा है, तो एक ही टाइम में यहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है ना, तो ये चीज़ है अपने यहाँ पे रियल कॉन्करेंसी। अब वर्चुअल कॉन्करेंसी का मतलब ये होता है, वर्चुअल मतलब यहाँ पे एक्चुअल में नहीं है ना, तो क्या होता है, इसमें एक सीपीयू होता है, सीपीयू सिंगल है, बट इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, इसकी जो स्पीड है ना वो इतनी ज़्यादा है कि भाई जो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 है, ये इतने जल्दी जल्दी स्विच करता है इनके बीच में, ऐसे 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 स्विच करता है कि अपन को लगता है सारी प्रोसेस जल्दी पैरेलल में हो रही है। जैसे आप गाना सुन रहे हो, उसके साथ साथ मान लो यहाँ पे गेम खेल रहे हो, है ना, या फिर आप और कुछ कर रहे हो, कुछ रीड कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने अलग अलग टैब खोल के रखे हैं, तो आपको लग रहा है यहाँ पे कि जो आपका सीपीयू है वो यहाँ पे एक ही प्रोसेस मतलब सारी प्रोसेस को काम कर रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो स्विच कर रहा है, इतनी फास्ट स्पीड है उसकी, है ना। इस तरीके से रहता है अपने यहाँ पे कॉन्करेंट प्रोसेसेस, राइट। यहाँ पे देखो इस तरीके से आप डायग्राम भी बना सकते हो, ये रियल कॉन्करेंसी का है, ये वर्चुअल कॉन्करेंसी का है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखो बहुत सारे कोर हैं, है ना, कोर 1, कोर 2 इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे क्या है अपना, ये अपना प्रोसेस है, मतलब बहुत सारी प्रोसेस हैं। और यहाँ पे क्या है, सिंपल अपने पास एक ही सीपीयू है, बट इसकी स्पीड ज़्यादा है, दैट्स वाई ये क्या कर रहा है, यहाँ पे स्विचिंग कर रहा है इनके बीच में, ठीक है। सो इस तरीके से रहता है। अब देखो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में। अब ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, ये एक क्या है, मैकेनिज्म है, क्या है, मैकेनिज्म है, जो ये इंश्योर करता है कि एक टाइम पे एक ही जो प्रोसेस है वो रिसोर्सेज का यूज़ करे, है ना, एट अ टाइम, मतलब किसी एक समय में, राइट, कोई एक ही प्रोसेस यहाँ पे किसी एक रिसोर्सेज का यूज़ करेगी। ये सिंपल सी यहाँ पे चीज़ होती है, ठीक है। और जो अदर रिसोर्सेस हैं, मतलब सॉरी, जो अदर प्रोसेस हैं वो क्या करेंगे, वेट करेंगी जब तक यहाँ पे एक प्रोसेस पूरी यहाँ पे अपना काम करके निकल नहीं जाती, है ना। अब सिंपल से समझो इसकी क्यों ज़रूरत पड़ गई भाई, इससे तो अपना जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो हो जाएगा, ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जैसे मान लो देखो यहाँ पे क्या होगा, जनरली अगर मल्टीपल प्रोसेस एक ही चीज़ को यहाँ पे मॉडिफाई करेंगी या फिर एक ही चीज़ को यहाँ पे चेंज करने का ट्राई करेंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट है ना वो इनकरेक्ट भी आ सकता है, इनकंसिस्टेंट भी आ सकता है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि सपोज़ यहाँ पे जैसे सेम बैंक अकाउंट में अगर मान लो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो चेंजेस कर रहे हैं, है ना, सेम बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसमें अलग अलग तरीके से यहाँ पे चेंजेस किए जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो अगर सेम टाइम में ये चीज़ हो रही है तो जो फाइनल अपना रिजल्ट है ना, जो बैलेंस है वो इनकरेक्ट बताएगा, क्योंकि मान लो अपन कहीं से बैलेंस डाल रहे हैं, कहीं से निकाल रहे हैं, तो इनकरेक्ट बताने लगेगा ना, एक टाइम पे अगर फिक्स एक टाइम पे हो गया तो, ठीक है। सो वो चीज़ यहाँ पे, सो इसका मतलब क्या है
पहले प्रोसेस 1 है उसको यूज़ करने दो, उसको बाहर निकालने दो, फिर प्रोसेस नंबर 2 आएगी। तो इस तरीके से आप ये डायग्राम बना सकते हो, जिसमें क्या है यहाँ पे देखो, ये बीच में अपने यहाँ पे शेयर रिसोर्सेस हैं, यहाँ पे अपना प्रोसेस 1 है, यहाँ पे प्रोसेस 1 बाहर निकली है, यहाँ पे इंटर की, यहाँ से ये रिलीज हो गई, बाहर निकल गई। तब तक ये प्रोसेस नंबर 2 यहाँ पे वेट करनी चाहिए। अगर इसमें यहाँ पे भिड़ गई फिर क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे रहती है, इसको बोलते हैं अपन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, राइट। होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। अब ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो यहाँ पे प्रोसेस नंबर 1 है, प्रोसेस नंबर 2 है, प्रोसेस नंबर 3 है, ये 3 प्रोसेस हैं। अब ये सेम डेटा या फिर यहाँ पे सेम रिसोर्सेज का यूज़ कर रही हैं, क्या कर रही हैं, सेम यहाँ पे रिसोर्सेज का यूज़ कर रही हैं। तो फिर क्या होगा, इनके बीच में यहाँ पे कोई भी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, या फिर ये गलत रिजल्ट ना दे दे, इनकंसिस्टेंसी ना हो जाए, है ना। उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है ये इंश्योर करती है कि यहाँ पे इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर यहाँ पे कंट्रोल ऑर्डर होना चाहिए, ताकि ये प्रॉपर रिजल्ट दे सके, है ना। यहाँ पे कोई यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी या फिर कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन पैदा ना हो, इसको यहाँ पे बोलते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, राइट। अब ये क्यों यहाँ पे यूज़ है, सबसे पहली बात यहाँ पे प्रिवेंट डेटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब अब यहाँ पे डेटा की इनकंसिस्टेंसी को रोकने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे कंट्रोल एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज, राइट। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे हर कोई प्रोसेस ना घुस जाए रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए, उसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन इसके अलावा यहाँ पे थर्ड है अपना मेंटेन्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब जो करेक्ट ऑर्डर है ना उसको मेंटेन करने के लिए, कि भाई ठीक है, अगर तुम एक रिसोर्सेज का यूज़ कर भी रहे हो, या फिर एक डेटा सिंगल एक डेटा बहुत सारी प्रोसेस शेयर कर भी रही हैं, तो क्या करना चाहिए, एक एक करके करो, एक प्रॉपर एक कंट्रोल ऑर्डर में करो, है ना, ताकि यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से हो सके, रिजल्ट हमें सही तरीके से मिल सके। ठीक है, कोई सी भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन ना आए, इनकंसिस्टेंसी ना आए, ये चीज़ यहाँ पे रहती है। क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे हेल्प्स प्रोसेस वर्क्स टुगेदर सेफली, राइट। तो ये हेल्प करता है, जिससे क्या होती है, यहाँ पे प्रोसेस साथ में काम कर सकती हैं, है ना। ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म है। यहाँ पे ध्यान से देखो, आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो। बीच में अपना क्या है, यहाँ पे रिसोर्सेस है। मान लो एक प्रोसेस है, अब यहाँ से निकली, ठीक है, इसने यहाँ पे क्या की, रिक्वेस्ट की, यहाँ पे ये रिलीज हो गई, दूसरी वेट कर रही थी, फिर आराम से दूसरी आ गई। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन इस तरीके से काम कर रहा है कि एक एक ऑर्डर में, कंट्रोल ऑर्डर में ये काम कर रही हैं, रिसोर्सेज का यूज़ कर रही हैं, एक ही डेटा को शेयर कर रही हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं किसके, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के बारे में। अब ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है, इसका मतलब जनरली ये होता है, इस तरीके से समझो, ये क्या है, एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी जगह होती है, कोई सी प्रोसेस है ना, कोई सी भी यहाँ पे प्रोसेस है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है, उसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट। कैसे, जैसे मान लो एक प्रोसेस है, अब उसमें जनरली ऐसे लिखा हुआ है, पहले वो क्या करती है, डेटा यहाँ पे रीड करती है, सपोज डेटा रीड करती है पहले, देन दूसरे नंबर पे फिर यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे सपोज शेयर बैलेंस है, क्या है, शेयर बैलेंस, है ना। अब उसके बाद और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, सेम यहाँ पे ये प्रोसेस 1 है, अब यहाँ पे दूसरी प्रोसेस आई, अब उसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले मान लो उसके अंदर यहाँ पे कुछ है, डेटा यहाँ पे रीड करना, सपोज डेटा राइट करना है, ठीक है, डेटा राइट। सेकंड नंबर पे यहाँ पे शेयर बैलेंस, है ना, शेयर बैलेंस। अब क्या होगा, जैसे मान लो अपनी प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 साथ में यहाँ पे चेंजेस करेंगे, इस वाले में साथ में चेंजेस करेंगे, इसे बोलते क्रिटिकल यहाँ पे सेक्शन। अगर यहाँ पे साथ में वो मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो गलत आ जाएगा। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हो, जैसे मान लो यहाँ पे 1,000 रुपये आपका बैलेंस है, ठीक है, आपका क्या है यहाँ पे बैलेंस है बैंक में। अब क्या हुआ, मान लो यहाँ पे एक साथ यहाँ पे पैसे निकाले गए, 500 रुपये निकाले गए, है ना, एक उसी टाइम पे यहाँ पे 200 रुपये डाले गए। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो फाइनल आपका जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो यहाँ पे आपका गलत आ सकता है। क्योंकि देखो आपको तो पता नहीं है ना, मान लो यहाँ पे आप निकाल रहे हो, कोई वहाँ पे डाल रहा है, तो फिर उसी टाइम पे आपने जब चेक किया तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ सकता है ना। इसलिए एक टाइम पे एक ही चीज़ हो तो वो ज़्यादा सही है ना। ये सिंपल से यहाँ पे कहलाता है, राइट।
क्या क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो एग्जांपल है, इफ टू प्रोसेस ट्राई टू मॉडिफाई द सेम वेरिएबल एट द सेम टाइम द फाइनल वैल्यू में बिकम्स इनकरेक्ट, राइट। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, इनकरेक्ट आएगी। इसलिए जो पहली प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में गई, अपना जो भी काम है किया और एग्जिट हो गई। प्रोसेस 2 आई, अभी फिलहाल वो वेट कर रही है, उसके बाद फिर वो क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये मेन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, राइट। ये देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, मेन रिक्वायरमेंट क्या है, ओनली वन प्रोसेस शुड एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। मतलब एक समय पे सिर्फ एक ही प्रोसेस यहाँ पे क्या करेगी, कुछ भी एग्जीक्यूट करेगी क्रिटिकल सेक्शन में। जैसे ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 1 है। अब ये इसने क्या किया, यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में इंटर किया, ये यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक है, इसने डेटा को मॉडिफाई किया, शेयर किया, जो भी किया, फिर उसके बाद ये एग्जिट हो गई। तब तक ये प्रोसेस 2 यहाँ पे वेट करेगी। ठीक है, जो भी प्रोसेस 2 होगी वो वेट करेगी, जैसे ये निकलेगी फिर उसके बाद जाएगी। अगर तुरंत चली गई तो फिर यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पे अपन देखने वाले इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं यहाँ पे आईपीसी। क्या बोलते हैं, आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रोसेस यहाँ पे क्या करती हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोसेस क्या करती हैं, आपस में कम्युनिकेट करती हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर करती है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है, कोऑर्डिनेट करती हैं, साथ में काम करती हैं। ये चीज़ है। जैसे मान लो दो दोस्त हैं, है ना। एक अपना यहाँ पे ये दोस्त है पहला, और यहाँ पे दूसरा दोस्त ये, दो दोस्त हैं। अब दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, साथ में होमवर्क करने में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, साथ में हो सकता है यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना, साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, राइट। साथ में यहाँ पे कोई सी भी एक्टिविटी है साथ में कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, इनके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है ना। तो यही तो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब ये प्रोसेस हो गई, अगर यहाँ पे ये दो फ्रेंड के बीच की बात होती तो इंटर फ्रेंड कम्युनिकेशन हो जाता, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस नहीं है ना, यहाँ पे जो अपनी मल्टीपल प्रोसेस है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसलिए इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इसको बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जनरली दो मेथड होती है, जो अपनी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है ना, उसमें दो मेथड होती है, जिससे क्या होता है, जो प्रोसेस होती है दो या दो से ज़्यादा, वो यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाती है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाती है, कोई सी एक्टिविटी कर पाती है ना, कोऑर्डिनेट कर पाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे शेयर मेमोरी। अब शेयर मेमोरी का मतलब ये होता है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन मेमोरी एरिया होता है, उसको शेयर करते हैं, तो उसके थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एक होता है यहाँ पे मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग का मतलब होता है यहाँ पे ये क्या करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, उसके द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो किसी के साथ, वैसे यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से इसका डायग्राम है, राइट। आप यहाँ पे आराम से ये डायग्राम बना सकते हो, बीच में आप लिख सकते हो आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे प्रोसेस 1, यहाँ पे प्रोसेस नंबर 2, और इनका क्या हो रहा है, आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। ये देखो मैसेज सेंड कर रही है, एक यहाँ पे रिसीव कर रही है। ठीक है, तो ये मैसेज पासिंग वाली मेथड हो गई, है ना। सेम इस तरीके से आप यहाँ पे दूसरी बना सकते हो, जिसमें ये क्या करते हैं, कॉमन मेमोरी को शेयर करते हैं, है ना, एक कॉमन मेमोरी एरिया होता है, उसके द्वारा ये कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब देखो अपन बात करने वाले यहाँ पे सेमाफोर के बारे में। अब ये सेमाफोर होता क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, देखो सिंपल सा समझो, यहाँ पे ये क्या है, एक टूल से आप इस तरीके से समझ सकते हो। ये एक टूल है जो ये बताता है कि अगर कोई यहाँ पे कॉमन रिसोर्सेस है, अगर कोई कॉमन रिसोर्सेस है, क्या है यहाँ पे, रिसोर्सेस है, तो उसको यहाँ पे जो प्रोसेस आ रही है, जैसे मल्टीपल प्रोसेस है, तो कौन उसको कब यूज कर सकता है, कब नहीं कर सकता, है ना। ये चीज ये बताता है। मतलब अगर मान लो एक प्रोसेस ऑलरेडी यूज कर रही है, तो ये बाकी प्रोसेस को सिग्नल देगा कि अभी कोई वहां पे यूज कर रहा है कोई सी प्रोसेस, अगर वो निकल जाए उसके बाद तुम लोग जाना, अभी वेटिंग में रहो। ठीक है, सो जनरली ये क्या करता है, दो सिग्नल यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे जनरेट करता है। एक होता है अपना यहाँ पे वेट, दूसरा अपना होता है यहाँ पे सिग्नल। ठीक है, सो अब इसकी जो वैल्यू रहती है वो जनरली इंटीजर वैल्यू रहती है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे दो प्रोसेस है, ठीक है, एक है अपनी सपोज यहाँ पे P1, एक है अपनी यहाँ पे P2, दो प्रोसेस है यहाँ पे। अब क्या होगा, अपना जो वेट है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी कब, जब यहाँ पे कोई सा भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा, मतलब कोई अगर यूज कर रहा है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, किसकी, वेट की, है ना। और फिर जैसे ही यहाँ पे जो प्रोसेस उसने रिलीज कर दिया, रिसोर्स को छोड़ दिया, तो सिग्नल यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। मतलब सिग्नल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो प्रोसेस को पता चल जाएगा कि भाई मैं वेटिंग में थी, अब मुझे अंदर जाना है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे सिग्नल ने बता दिया है मुझे उसकी यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है, मतलब यहाँ पे रिसोर्स खाली हो गया है ना, अब मैं यूज़ कर सकता हूँ। बस ये सिंपल सा इसका यूज़ होता है सेमाफोर का। ठीक है, सो इस तरीके से आपको समझना है। क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसके जनरली यहाँ पे दो तरीके से मतलब दो टाइप होते हैं। एक तो ये यहाँ पे बताता है बाइनरी सेमाफोर और एक होता है यहाँ पे काउंटिंग सेमाफोर। तो इसमें जनरली काउंटिंग होती है इंटीजर वैल्यू, इसमें बाइनरी में काउंटिंग होती है ना। अब जनरली अगर मान लो यहाँ पे एक या दो प्रोसेस है, दो प्रोसेस है तो बाइनरी में हो जाएगी 0 1 के फॉर्म में। बट अगर यहाँ पे दो से भी ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे काउंटिंग के फॉर्म में यहाँ पे 0 1 2 इस तरीके से चलती है ना। आप यहाँ पे ये डायग्राम बना सकते हो, देखो इस तरीके से सिंपल सा डायग्राम है, इसको आराम से आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे प्रोसेस है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे प्रोसेस एक ही प्रोसेस है ना। अब यहाँ पे ये वेट है, यहाँ पे ये सिग्नल है। अब सिग्नल यहाँ पे आएंगे, अगर इसकी वैल्यू अपनी यहाँ पे 0 से बड़ी हुई तो क्या होगा, यहाँ पे इसका मतलब है कि रिसोर्स अवेलेबल है। अगर 0 के बराबर हो गई है उससे छोटी, मतलब वेट करो, है ना। इस तरीके से रहता है, राइट। 0 से छोटी तो नहीं होगी, 0 के बराबर ही होगी, है ना। सो इस तरीके से आप बना सकते हो। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से वेट ऑपरेशन होता है अपना। जैसे मैंने सिंपल सा आपको बताया, आपको सेम वही चीज़ समझनी है और वही चीज़ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो ये अपना यहाँ पे वेट होता है। अब क्या होगा, अगर मान लो कोई सी प्रोसेस यहाँ पे वो क्या करना चाहती है, यूज़ करना चाहती है जो रिसोर्सेस है उसका, तो जो अपना यहाँ पे वेट होगा वो क्या करेगा, वेट ऑपरेशन में जो सेमाफोर की वैल्यू है इसको क्या कर देगा, यहाँ पे डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अगर डिक्रीज कर देगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है, खाली नहीं है अभी रिसोर्स, तो वेट करो, है ना। फिर यहाँ पे सिग्नल होते हैं, तो यहाँ पे सिग्नल जैसे मैंने सिंपल सा बताया कि अगर यहाँ पे रिसोर्स खाली हो गए तो इंक्रीज कर देगा वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से रहता है। फिर यहाँ पे ये अपना फ्लो है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये यहाँ पे डायग्राम है। सो ये यहाँ पे वेट ऑपरेशन और यहाँ पे ये अपना सिग्नल ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू जैसा मैंने आपको बताया तो वैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब देखो अपन बात करने वाले हैं डेडलॉक के बारे में। अब ये डेडलॉक क्या होता है, देखो डेडलॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे मान लो जो रिसोर्सेस है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे मान लो दो प्रोसेस है, ठीक है, और यहाँ पे दो रिसोर्सेस हैं R1 और R2। अब मान लो एक प्रोसेस ने यहाँ पे क्या किया, जो अपना P1 है इसने यहाँ पे होल्ड कर लिया, क्या कर लिया, होल्ड कर लिया किसको, रिसोर्स नंबर 1 को। अब जो प्रोसेस नंबर 2 है इसने भी यहाँ पे होल्ड कर लिया किसको, रिसोर्स नंबर 2 को। तो इसने यहाँ पे होल्ड किया है R1 को, इसने होल्ड किया है यहाँ पे R2 को। अब मजे की बात यह है, जो प्रोसेस 1 है इसको यहाँ पे R2 चाहिए है, और जो प्रोसेस नंबर 2 है इसको R1 चाहिए, है ना, इसको R1 चाहिए। तो अब दोनों ने एक दूसरे के यहाँ पे रिसोर्सेज को होल्ड करके रखा है, और एक दूसरे के रिसोर्सेज की ही दोनों को ज़रूरत है। तो क्या होगा, ये फिर परमानेंट के लिए वेटिंग में रहेंगे। भाई ना देखो, मान लो दो दोस्त हैं, अब मान लो दोनों के पास यहाँ पे कोई सी चीज़ है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें। अब एक को दूसरे वाले की चीज़ चाहिए, दूसरे वाले को इसकी चीज़ चाहिए। अब दोनों देने को तैयार ही नहीं है। अब जब दोनों ही नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, फालतू में टाइम वेस्ट होगा दोनों का, है ना। क्या होगा, प्रोसेस कंटिन्यू होगी ही नहीं, क्योंकि भाई दोनों ही छोड़ना नहीं चाहते। तो दो प्रोसेस हैं ना, ये रिसोर्स को हैंडल यहाँ पे छोड़ रही है ना ये यहाँ पे छोड़ रही है, राइट। दोनों ने होल्ड करके रखा है और चाहिए दोनों को है अलग अलग रिसोर्सेज। तो ये फिर डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है ना। सो सिंपल सा ये रहता है। ये देखो यहाँ पे आप ये बना सकते हो, देखो ये डायग्राम है सिंपल। अब यहाँ पे क्या है, ये अपने यहाँ पे प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस नंबर 2 है, ये अपना रिसोर्स 1 है, ये अपना रिसोर्स 2 है। अब इसने क्या किया, प्रोसेस नंबर 2 ने यहाँ पे होल्ड करके रखा है रिसोर्सेस नंबर 2, जिसका कौन वेट कर रहा है, प्रोसेस नंबर 2 यहाँ पे वेट कर रही है। इसने क्या किया, यहाँ पे रिसोर्स 1 को होल्ड करके रखा है, जिसका वेट यहाँ पे प्रोसेस नंबर ये अपनी ये कर रही है। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे रहती है, राइट। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आई थिंक ये ऊपर नीचे लिखा है, यहाँ पे ये P1 का वेट कर रहा है, और यहाँ पे इसने होल्ड किया है R2 को, तो ये R2 का वेट कर रहा है ना। दोनों उल्टा लग गया है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको समझना है, मतलब एक प्रोसेस दूसरी रिसोर्सेज का यूज़ कर रही है और उल्टे सीधे मतलब उनने क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है, अपोजिट, है ना। सो ये चीज़ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। अब ये क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ये चार नेसेसरी कंडीशन आ गई तभी जाके यहाँ पे डेडलॉक की कंडीशन बन सकती है। किसकी, यहाँ पे तभी जाके ये डेडलॉक की कंडीशन बन सकती है। कौन कौन सी कंडीशन है, सबसे पहले यहाँ पे
म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसमें क्या होता है, इसमें एक टाइम में एक ही प्रोसेस रिसोर्स का यूज करती है। तो उससे क्या हुआ, मान लो P1 के पास यहाँ पे R1 रिसोर्स आ गया, तो ये फिर मान लो इसकी मर्जी इसको नहीं छोड़ना, तो फिर यहाँ पे कंडीशन बन सकती है डेडलॉक की। दूसरा यहाँ पे होल्ड एंड वेट, एक प्रोसेस ने रिसोर्स को होल्ड कर लिया, अब ये तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक यहाँ पे इसको दूसरा रिसोर्स नहीं मिल जाता, तो ये कंडीशन है। तीसरा यहाँ पे नो प्रिमिटिव, इसका मतलब ये होता है कि देखो कोई सी भी प्रोसेस है ना, तो कोई सा भी मतलब जो रिसोर्स है, अगर मान लो P1 प्रोसेस ने यहाँ पे R1 रिसोर्स लेके रखा है, होल्ड करके रखा है, तो भाई कोई यहाँ पे जबरदस्ती प्रोसेस से ये छीन नहीं सकता, ये चीज यहाँ पे होती है ना। तो सिंपल सा ये हो गया। देन उसके बाद अगर सर्कुलर कंडीशन आ गई, सर्कुलर वेट हो गया, जैसे अभी ऊपर देखा था ना अपन ने, सर्कुलर था वो कि भाई दो प्रोसेस है, दोनों के अपोजिट रिसोर्सेस एक दूसरे को चाहिए, है ना, दोनों ने एक दूसरे के रिसोर्सेस को होल्ड करके रखा है, तो ये सर्कुलर कंडीशन है। इसमें भी दोनों एक दूसरे का वेट करती रह जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये चार नेसेसरी कंडीशन है जब यहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन बन सकती है। अब देखो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं कि डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक को कैसे रोक सकते हैं। तो भाई देखो, जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि डेडलॉक किसकी वजह से होता है कंडीशन, उनका अपोजिट कर दो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले था म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वजह से डेडलॉक होता था ना, यहाँ पे रिमूव कर दो म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब ये बोल दो कि भाई यहाँ पे एक प्रोसेस सिंगल एक बार में एक रिसोर्सेज का यूज नहीं करेगी, तो डेडलॉक आएगा ही नहीं, है ना। उसके अलावा यहाँ पे जो होल्ड एंड वेट की कंडीशन है, इसको भी रिमूव कर दो कि ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रोसेस ने पहले से होल्ड करके रखा है जब तक उसको दूसरा रिसोर्स नहीं मिल जाता। अगर ये कंडीशन हटा दी तो भी डेडलॉक नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो अपना प्रिमिटिव है, तो यहाँ पे इसको अलाउ कर दो। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि जैसे उसमें था नो प्रिमिटिव, मतलब यहाँ पे कोई छीन नहीं सकता था। अब यहाँ पे अगर किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्सेज को लेके रखा है, होल्ड करके रखा है, तो दो चमाटे लगाओ और छीन लो, है ना। कुल मिला के मतलब समझो, है ना। जैसे मान लो P1 प्रोसेस है, इसने होल्ड करके रखा है किसको, R2 को। तो अब क्या करो, जैसे मान लो यहाँ पे P3 प्रोसेस आ गई, P4 प्रोसेस आ गई, P5, अब इसको कौन बचाएगा इनसे, है ना। तो क्या होगा फिर, ये इससे रिसोर्सेज छीन लेंगे और अपना यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, अभी तक ऐसा नहीं होता था, राइट। तो इससे क्या होगा, डेडलॉक होगा ही नहीं। देन उसके अलावा लास्ट है भाई सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट बनने ही मत दो, है ना, उसको रोको सर्कुलर वेट बनने से, तो भी यहाँ पे डेडलॉक नहीं होगा। सो इतनी कंडीशन है, इतनी मेथड्स हैं जिनसे हम डेडलॉक की कंडीशन रोक सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं डेडलॉक अवॉइडेंस। अब डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि देखो क्या होता है, जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो ये चेक कर लेता है पहले कि अगर मैंने ये रिसोर्स P1 को दिया, प्रोसेस 1 को दिया, तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो सिस्टम है वो सेफ रहेगा या फिर नहीं, या फिर ये यहाँ पे डेडलॉक यहाँ पे क्रिएट करेगा या फिर नहीं। अगर इसको पहले ही पता चल जाता है कि जो प्रोसेस 1 है इसको आप दे दोगे रिसोर्सेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आराम से रिसोर्सेज दे देगा, है ना। तो ये चीज़ है। बट अगर इसको पहले ही पता चल जाता है कि डेडलॉक बनने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको रिसोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ है। फिर यहाँ पे है सेफ स्टेट। अब सेफ स्टेट का मतलब ये होता है भाई सेफ साइड खेलो, जैसे वही सेम चीज़ है कि यहाँ पे डेडलॉक की कंडीशन नहीं बननी चाहिए, है ना। पहले से अपन इस तरीके से मैनेज करके रखे, जैसे मान लो देखो यहाँ पे जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको साफ साफ दिख रहा है कि प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस नंबर 3 है, 3 प्रोसेस है अपनी। अगर प्रोसेस 1 रिसोर्सेज का यूज कर रही है ना, ये क्या कर रही है, R1 रिसोर्स का यूज कर रही है, अपना काम होने के बाद आराम से इसको दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका काम हो गया, इसने इसको दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना जो सिस्टम है वो क्या है, सेफ स्टेट में है, एक क्रम में सारी चीजें चलती जा रही है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। बट अगर ऐसा हो गया कि मान लो रिसोर्सेस ही इनको नहीं, मतलब रिसोर्सेस बराबर नहीं है ना, जैसे मान लो कम रिसोर्सेस है, एक ही यहाँ पे रिसोर्स है और उसी का सब यूज कर रही है, तो अगर यहाँ पे P1 यूज करेगी तो दो रिमेनिंग वेट करेंगी। अगर दो वेट कर रही हैं तो फिर ये सिस्टम सेफ नहीं होगा, है ना। फिर तो यहाँ पे डेडलॉक की कंडीशन भी आ सकती है, राइट। ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में। अब ये बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है, देखो बैंकर्स एल्गोरिथम जनरली क्या होती है, एक यहाँ पे मेथड होती है जो ये यहाँ पे चेक करती है कि यहाँ पे जो अपना सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है या फिर नहीं है ना। कैसे, जैसे मान लो देखो क्या होता है, अब इसका नाम बैंकर्स क्यों रखा, इसके बारे में अपन बात करें तो देखो ये एक बैंक की तरह काम करती है। जैसे मान लो बैंक है, इसने किसी को लोन दिया, ठीक है, इसने यहाँ पे लोन दे दिया।
अब भाई ये बैंक यहाँ पे पहले ही चेक कर लेता है कि अगर मैं इसको लोन दे दूंगा तो ये मेरा यहाँ पे लोन चुका पाएगा या फिर नहीं। अगर यहाँ पे ये मेरा लोन नहीं भी देता है तो भी बैंक का यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना, वही चीज यहाँ पे देखता है। सो इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पे बैंकर एल्गोरिथम। तो ये भी यहीं पे सेफ्टी देखता है सिस्टम की। ठीक है, सो आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे देखो इस तरीके से आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो। ये यहाँ पे है सेफ स्टेट, ये अनसेफ स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हो। और इसका नाम जो बैंकर्स है ना, बैंक से ही आया है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रिसोर्सेस अवेलेबल है ना, वो इतने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं कि सारी प्रोसेस बहुत ही बढ़िया तरीके से चलती रहेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये सिस्टम सेफ है। बट यहाँ पे क्या हुआ, अगर मान लो यहाँ पे रिसोर्सेस ही अवेलेबल नहीं है ना, तो ये सारी प्रोसेस ढंग से नहीं चलेंगी, फिर डेडलॉक की कंडीशन भी आ सकती है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपनी चीज़ें रहती हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से अपन डेडलॉक को अवॉइड करते हैं, है ना। सो कि ये क्या चीज़ यहाँ पे होती है, राइट। सो होप आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है ना। अब देखो यहाँ पे लास्ट टॉपिक है अपना, यहाँ पे क्या जो है अपना डेडलॉक रिकवरी। अब ये क्या होता है, देखो डेडलॉक हो चुका है, मतलब प्रोसेस 1 थी, प्रोसेस नंबर 2 थी, इसने यहाँ पे होल्ड करके रखा था, मान लो यहाँ पे R2 को, इसने होल्ड करके रखा था R1 को। ठीक है, इसने भी क्या किया था, यहाँ पे होल्ड किया था। अब इसको ज़रूरत है किसकी, इसको ज़रूरत है यहाँ पे R2 की, और इसको ज़रूरत है यहाँ पे R1 की। ये इनने होल्ड करके रखा है। ठीक है, डेडलॉक ऑलरेडी हो चुका है। अब ये बिल्कुल इनफाइनाइट वेटिंग में चलेंगी, मतलब वेट करते ही रहेंगी, है ना, और कोई रिलीज भी नहीं करेगा, राइट। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे डेडलॉक से बाहर निकलने की जो प्रोसेस रहती है ना, उसको बोलते हैं डेडलॉक रिकवरी, है ना। अब इसमें जनरली ये देखो यहाँ पे ये 3 मेथड होती हैं जिसके थ्रू यहाँ पे रिकवर किया जा सकता है डेडलॉक की कंडीशन से। सबसे पहले ये है प्रोसेस टर्मिनेशन, मतलब जितनी भी प्रोसेस की वजह से ये डेडलॉक बन रहा है, जैसे अपना P1 और P2 दोनों को टर्मिनेट कर दो, हटा दो, तो क्या होगा, रिसोर्स फ्री हो जाएगा, है ना। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरा अपना यहाँ पे है कि रिसोर्स प्रीम्प्टिव, मतलब यहाँ पे जिस भी प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए तो यहाँ पे फोर्सफुली इनसे ले लो। मतलब यहाँ पे P1 से ये जिसने होल्ड करके रखा है R1 को, ये लेके इसको दे दो P2 को, और इसका रिसोर्स लेके इसको दे दो, तो दोनों को यहाँ पे मिल जाएगा, रिसोर्सेस का यूज भी हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, आराम से। उसके बाद लास्ट है यहाँ पे अपना रोल बैक। रोल बैक मतलब जो अपनी प्रोसेस थी पहले जिस कंडीशन में थी ना, सेफ स्टेट में, जिसको बोलते हैं अपन यहाँ पे क्या, सेफ स्टेट, उसी स्टेट में इनको ले जाओ, है ना। अगर हम सेफ स्टेट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आराम से यहाँ पे फिर से चीजें शुरू हो सकती हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल अपना पूरी यूनिट में क्या है ना, किस तरीके से अपन ने टॉपिक देखे। हाँ, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन ने कवर किए, क्विक रिवीजन किया इस वीडियो में। ठीक है, होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। और हाँ, अगर PY सॉल्यूशन परचेस नहीं किया है, अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपके पास कुछ भी समय है, थोड़ा बहुत भी समय है, अगर 2-3 घंटे भी है, तो भी आप खरीद लोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप एक बार देख लोगे, रिवीजन कर लोगे, है ना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा क्विकली। प्लस आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट, अगर मान लो वहाँ पे एक भी चीज़ आपको दिख गई ऐसी जो एग्जाम में डायरेक्ट आ गई, तो वहाँ से आपका यहाँ पे डायरेक्टली नंबर मिल गए। ठीक है, सो आराम से आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू वेरी मच।